हेलो बच्चों, मेरा नाम है पीयूष जोशी और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के अध्याय 1 जिसमें एक्सरसाइज 1.1 हमने पहले कर ली थी। आज की बारी है हमारी 1.2 की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न आगे वो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, मतलब हमें गुणनफल बताना है। तो अभाज्य गुणनखंड करना है तो गुणनखंडता का जो नियम है उससे देख लेते हैं हम। पहले एक बार आता होगा आप लोगों को, लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहले 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम जैसे 0, 2, 4, 6 और 8। जिन संख्याओं के पीछे की साइड ये संख्याएं रहती है उसे हम 2 से विभाजित कर लेते हैं। तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं, 12 लिख लेता हूँ मैं, 18 लिख लेता हूँ मैं, 16 लिख लेता हूँ मैं, 26 लिख लेता हूँ। तो ये जो है ये 2 से विभाजित हो जाते हैं। इसी प्रकार 3 से विभाजित का जो नियम है उसमें ये देख लेते हैं कि जो दी गई संख्या है जैसे जिसका अभाज्य गुणनखंड करना है, मान लीजिए 111 का करना है। तो 111 का जो हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और इसे काय से विभाजित करना है ये पता लगाना है। तो 3 से जो विभाजित का नियम है उसमें ये रहता है कि जो भी हमें संख्या दी हुई होती है अगर उनका योग करते हैं हम और वह संख्या जो योग करने की बात आ रही है वह 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे 3 दे रखा है, 3 से विभाजित का नियम, जैसे यहाँ 111 दे रखा है, 1 + 1 + 1 ये कितना हो रहा है 3, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं ले लेता हूँ 27, 2 + 9 2 + 7 = 9, ये 3 से विभाजित हो रहा है, 3 × 9। तो ये हो गया हमारा विभाजिता का नियम 3 से। अब बात करें 4 से विभाजिता का नियम। तो 4 से विभाजिता का नियम जैसे बड़ी संख्या ले लेता हूँ मैं, 0, 0, 4, 1, 2, 5, 2, 0 ये संख्या मैंने ली। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इतनी बड़ी संख्या कैसे विभाजित होगी? पहली बात तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन अगर 2 से विभाजित नहीं होती तो उसका एक रहता है कि पीछे दी हुई संख्या, पीछे के जो 2 डिजिट है अगर वो 4 से विभाजित होते हैं, यानी कि 4 × 5 = 20, ये 4 से विभाजित हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर पीछे की साइड 20 था और 20 4 से विभाजित हो जाता है, यानी कि 4 से जो विभाजिता का नियम है उसमें जो दी गई संख्या है अगर उसमें लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और लास्ट में बचता है हमारा 5 से विभाजिता का जो नियम है उसमें अगर किसी संख्या के पीछे 0 या फिर 5 आता है तो वह 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी कि ले लेते हैं 50 ले लेते हैं, 55 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिसके पीछे की साइड 0 और 5 आता है तो वो पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद शुरू करते हैं हमारा पहला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। शुरू करते हैं। इसका पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है 140। इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है? अभी मैंने बताया यहाँ पीछे की साइड क्या है 0 है। तो मैंने बताया था 2 से विभाजित का नियम में 0, 2, 4, 6 और 8 अगर किसी संख्या के पीछे होता है तो उससे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर 140 है तो 7 दूनी 14 और यहाँ आ गया 0, 70 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 0 है इसलिए यहाँ आ जाएगा 35। यहाँ पर 5 है तो 0 और 5 का कैसे विभाजित होता है? 5 से। तो यहाँ आ जाएगा 5, 5 और 7 तो 35 और 7 है, 7 एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है और ये खुद से विभाजित है यानी 7 एकम 7। तो इसका जो गुणनफल बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे, 2 का, फिर 2 × 2 × 5 × 7 और लास्ट में गुणित में 1। यहाँ पर 1 बच रहा है हमारा, 1 से 1 कभी खत्म होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर इनटू मल्टीप्लाई में मैंने 1 लिखा है। चलिए ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक इसी प्रकार इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन है 156। उसको देखते हैं हम। सेकेंड वाला क्वेश्चन 156, ये भी पीछे की साइड 6 है यानी 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 7 = 14 का, ठीक है। और यहाँ पर 1 कैरी हो रहा था, 14 लिया था हमने, 1 कैरी हुआ तो 16 हो गया, 2 × 8 = 16। फिर 2 से करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। यहाँ पर 9 और 3 है, 9 और 3 कितना होता है? 12 होता है, प्लस करेंगे तो, और 12 3 से विभाजित होता है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा 13 और 13 एक अभाज्य संख्या है, ये खुद से विभाजित हो जाएगी। यानी कि इसका जो गुणनफल है वो ये रहेंगे कि 2 × 2 × 3 × 13, ये इसके हो गए गुणनफल। ठीक है, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद के जो 3 क्वेश्चन है वो ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप लोगों को घर पर करना है, वो आप लोगों के होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है
कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। ये एक फॉर्मूला रहता है, इसे याद रखना है, ये आगे भी आपके काम आएगा। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा इसका वो है 26 और 91। क्वेश्चन में बोल रखा है सबसे पहले क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड सीधा सीधा कर देता हूँ। पीछे की साइड 6 है यानी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ आ जाएगा 13। फिर 13 एक अभाज्य संख्या है जिसे स्वयं के अतिरिक्त 1 से विभाजित कर सकते हैं, यानी 13 का 13 से विभाजित कर सकते हैं या फिर 1 से कर सकते हैं। तो 1 से करोगे तो बार बार 13 ही आएगा, इसलिए 13 से ही कर सकते हैं। ठीक है, 13 एकम 13, ये यहाँ पर खत्म। फिर 91 है, 91 में प्लस करके देख लें, 9 + 1। पहली बात तो ये 2 से विभाजित होना नहीं है। फिर उसके बाद 9 + 1 10 आता है, 10 आ रहा है इसका जोड़, यानी 3 से विभाजित नहीं हो सकता है। 4 से देते हैं, 4 से भी नहीं होगा। 13 × 7 = 91, 13 से करते हैं, 13 × 7 = 91, 7 बच रहा है, 7 एकम 7। यहाँ पर ये हो गया है। इन दोनों के देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 26 बराबर 2 × 13 और 91 को देख लेते हैं। 91 बराबर 13 × 7। यहाँ पर कॉमन की निकल रहा है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, 13 हो गया। और एलसीएम की बात करें तो जो अपना एचसीएफ आया है, एलसीएम में भी वही होता है, कॉमन निकली हुई चीज़ को एक बार लिखते हैं, यानी कि 13 आ गया। ये जो है यहाँ पर लिख देंगे हम, एचसीएफ क्या आ गया 13, तो एलसीएम में स्टार्टिंग में हम 13 लिख देंगे। 13 के अतिरिक्त तो जो भी कॉमन निकाल लिया वो संख्या तो लिख दी है, इसके अतिरिक्त जो भी संख्या बच रही है उन संख्या को हम लिख देंगे। क्या क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और 7 बच रहा है, 2 × 7, 13 × 7 = 91, 91 गुना। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ इसका जो आएगा वो है 182, 91 गुना 182, ये हो गया इसका एचसीएफ, ये हो गया इसका एलसीएम। अब इसकी जांच करनी है हमें। जांच किस प्रकार से करते हैं, जांच का एक फॉर्मूला क्वेश्चन में ही दे रखा है। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, पहली संख्या क्या थी हमारी 26, दूसरी संख्या क्या थी 91, और एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम आया 182, और एचसीएफ कितना आया है हमारे पास 13, एचसीएफ आया हमारे पास 13। इन संख्याओं का गुणा कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। गुणा आप लोग घर पर कर सकते हैं, मैं आपको गुणा करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं अभी, और 10वीं कक्षा के बच्चे को गुणा करना आना एक स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 2366 हो जाएगा, और इधर की साइड भी 2366 आ जाएगा। अगर दोनों ही संख्या बराबर है, एलसीएम बराबर, दोनों ही संख्या बराबर है, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 510 और 92, 510 और इधर आ जाएगा 92। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पीछे की साइड 0 है, 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 1 कैरी करेंगे, 2 पंजे 10, और फिर आ जाएगा 2 पंजे 10, 5 आ गया पीछे की साइड, यानी 5 से विभाजित होगा, 5 5 25, और यहाँ पर क्या है 5 है। 1 मिनट, यहाँ पर एक और थिंक देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या दे रखी है और उनको जोड़ने पर जो संख्या आती है वो 3 से विभाजित हो जाती है, तो उसे हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 आता है, और 12 कैसे विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, 3 चौक 12। यहाँ 3 से विभाजित करूँगा, 3 8 24, 1 बचा, 3 पंजो 15, 85 आ गया, देख लीजिए। अब इसके बाद कैसे करूँगा मैं, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ तीनों आ गया, तीनों 5 7 35, फिर 17 एकम 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, इसे स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर आ गया 92, 92 है तो पीछे से 2 है, 2 से ही करेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12, यहाँ आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एक ऐसी संख्या है जिसे स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है 510, 510 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित क्या बचा 17, तो यहाँ आ जाएगा 17।
फिर क्या है हमारे पास सेकंड संख्या 92, 92 का क्या बचा 2 गुणित 2 गुणित 23, ठीक है ये बचा। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर इसका HCF आ जाएगा 2, ठीक है। एक और संख्या निकल रही है, क्या निकल रही है 1, क्योंकि कोई भी संख्या नहीं रहती तो वहाँ 1 रहता है। अगर यहाँ पर 2 कॉमन नहीं निकलते तो इसका HCF कितना आ जाता 1 आ जाता, और 2 गुणित 1 होता है तो 2 एकम 2, ठीक है। अब निकालते हैं हम LCM निकालेंगे, HCF आया तो HCF में कॉमन जो निकला है उसको एक बार ले लेंगे 2, उसके बाद जो संख्या बच रही है उन संख्याओं को एक एक करके लिख लेते हैं। पहले छोटी संख्या से लिखता हूँ 2 गुणित ऊपर साइड 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23, ठीक है। ये आ गया हमारा LCM में इन संख्याओं को हमको गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो हमारा हो जाएगा LCM करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो 23,460। गुणा आप लोग घर पर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं गुणा करने बैठूंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये हो गया हमारा LCM के बाद जो जांच रहती है, जांच करेंगे हम। जांच का फॉर्मूला क्या रहता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर LCM गुणित HCF, ठीक है। पहली संख्या क्या थी हमारी 510, दूसरी संख्या क्या थी 92, और LCM कितना आया 23,460, और HCF कितना आया, HCF आया हमारा 2। दोनों का ही गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद अगर बराबर बराबर संख्याएं आती है तो वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर दोनों ही जगह आ जाएगा 46,920, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन बच रहा है 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करना है, और यही प्रोसीजर करना है। तो वो आप लोगों के लिए घर पर होमवर्क रहेगा, जो आप लोगों को घर से करना है और मुझे कल बताना है। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM और HCF ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें संख्या दे रखी है 12, 15 और 21, ये 3 संख्या दे रखी है, इनका अभाज्य गुणनखंड करना है और LCM और HCF निकालना है, ठीक है। 12 का करेंगे, 2 है तो 2 तिया 2 छंग 12, फिर आ जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, ठीक है। ये हो गया 2 से। यहाँ पर 15 आ रहा है तो 5 और 1 6 होता है, और 6 3 से विभाजित होता है, यानी पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 पंजो 15, 5 एकम 5, ये हो गया हमारा इसका। और 2 + 1 3 होता है, यानी कि 3 से विभाजित होगा, 3 7 21, 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं क्या है ये अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 12, 15 और 21, ठीक है। एक एक करके सभी की संख्या लिख लेते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। अब इसमें 3 है तो मैं 3 को 3 के नीचे लिखता हूँ, 3 गुणित 5, ठीक है। यहाँ पर भी 3 है, 3 गुणित 7। कॉमन क्या निकल रहा है, देखने पर पता चल रहा है 3 ही कॉमन निकल रहा है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 3। और LCM क्या आएगा, LCM देख लेते हैं। कॉमन क्या निकला 3 निकला, तो 3 इधर लिख लेता हूँ मैं। बाकी बची हुई संख्या क्या क्या है, 2 का स्क्वायर गुणित 5 गुणित 7। यहाँ का 2 का स्क्वायर इसलिए लगाया मैंने क्योंकि 2 गुणित 2 था, ठीक है। तो 3 गुणित 2 दूनी 4 और 5 7 35, यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12, 12 गुणित 35, ठीक है। इसका गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 12 गुणित 35 जो है उसका अगर गुणा करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा 420। यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 420, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। और इसी का सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है 17, 23 और 29, ऊपर के जो क्वेश्चन सोल्व करे हैं वो और ये लगभग समान ही है, खाली इसमें पूरी तीनों ही क्वेश्चन जो थे उनमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी कि आपको विभाजिता का नियम आना चाहिए और उसके बाद LCM और HCF निकालना आना चाहिए। इस प्रकार आपके ये तीनों ही क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसका सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोगों को घर से कर लाना है, ठीक है। आप लोग घर से कर लाएं। इसके बाद इसका चौथा वाला क्वेश्चन बच रहा है। चौथा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं अपन। चौथा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि HCF 306 और 657 का 9 है और LCM जो है वो 306 और 657 का ज्ञात करना है। यानी पहली संख्या क्या की हमारे पास 306 और दूसरी संख्या क्या की 657, क्योंकि दोनों जगह एक ही संख्या दे रखी है। क्वेश्चन में पहले लिख लेते हैं हम, दिया क्या है
हमको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। उसके बाद HCF दे रखा है, HCF क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। LCM क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो जो भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा जांच का जो फॉर्मूला था, उसमें जो फॉर्मूला था दो संख्याओं का गुणनफल यानी फर्स्ट संख्या गुणित सेकंड संख्या इजिकल टू HCF गुणित LCM। तो यही फॉर्मूला लगाकर हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। LCM हमें ज्ञात करना है, LCM को ऐसे लिख देता हूँ। HCF क्या दे रखा था, 9। पहली संख्या क्या थी, 306 और दूसरी संख्या क्या थी, 657। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 306 गुणित 657 ऐसा कैसे ही आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और बराबर में क्या आएगा, LCM। यानी कि इसका जो आंसर कट पीट के आएगा वो हमारा LCM होगा। 9 से काटते हैं, काट के देख लेते हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36 यानी कि 657 गुणित 34। इन दोनों को अगर गुणा करते हैं तो हमारा LCM निकल कर आ जाएगा। गुणा मैंने कर रखा है जो है 223338, ये आपका LCM आ चुका है। गुणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गुणा करूँगा तो 13 हो जाएगी। ठीक है, 5 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कम ही परीक्षा में आता है, लेकिन फिर भी हम इसे अच्छे से करते हैं समझने के लिए, क्योंकि हमें परीक्षा में पास नहीं होना है, हमें ज्ञानी बनना है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना ही चाहिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में संख्या दे रहेगी 6n। इसका जो एक नियम रहता है कि अगर 0 पर समाप्त होती है तो किस प्रकार से क्या रहता है, तो इसका एक नियम या फिर रिजल्ट बोल लेते हैं। वो रहता है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। यानी कि अगर 6 को ले लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या हो सकती है ये बताना है, तो देख लेते हैं कि 6n एक ऐसी संख्या है जिसका हम गुणनखंड करते हैं, क्योंकि इसका जो नियम रहता है वो है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका गुणनखंड करने पर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम गुणनखंड में एक बार 2 और 5 आना चाहिए। तो 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर, ठीक है, 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। क्या है यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 कहाँ है, 5 है ही नहीं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो तो गया है, लेकिन यहाँ पर हमें 5 नहीं मिला है। 6 बराबर 2 गुणित 3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ चुका है। यानी इसलिए 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणित 5 के रूप में प्राप्त नहीं हो रही है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, है ना। 6 बराबर 2 गुणित 3, इसलिए यह संख्या यानी 6 कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, चाहे प्राकृत संख्या कुछ भी हो, ये 6 के लिए 0 नहीं हो सकता है। इसके लिए अगर हम यहाँ पर और उदाहरण देखें तो 6n दे रखा था, इसके बाद 12n दे लें, 4n ले लें, तो इनका गुणनखंड करने पर 2 गुणित 5 नहीं आ रहा है, यानी 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। इसी प्रकार से अगर 10n ले लें, 10n ले लें तो 10 का करेंगे हम, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, यहाँ पर 2 और 5 दोनों ही आ रहा है, यानी कि ये हमारा 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो आया होगा समझ में आप लोगों को। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन करके देखते हैं अब अपन। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 गुणित प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। भाज्य और भाज्य का मीनिंग आप लोगों को पता है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से विभाजित या फिर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है। जैसे भाज्य संख्या की बात करूं मैं तो 6 को ले लूं तो 6 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है और 1 से तो होता ही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर ले लूं 3 को तो 3 कैसे विभाजित होता है, 3 स्वयं 3 से ही होता है, लेकिन वहाँ पर 1 से भी होता है।
तो ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, यानी 6 की बात करूँ, 2 से अधिक संख्या से अगर विभाजित हो जाती है तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। और 2 से कम संख्याओं से विभाजित होती है, यानी 2 या 2 से अधिक, या तो 2 हो या फिर 1 हो, या तो एक संख्या से विभाजित हो या फिर 2 से हो, ठीक है। तो अगर इन संख्या से विभाजित होती है, यानी 2 संख्याओं से विभाजित होती है, तो वे अभाज्य संख्या कहलाएगी। और अगर 2 से अधिक संख्याएं होगी तो वे भाज्य संख्याएं कहलाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो दे रखा है हमें, पहला भाग जो दे रखा है, पहला भाग क्या है हमारा? 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित प्लस 13, यही है क्या? 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, ठीक है। ये संख्याएं दे रखी है। अब यहाँ पर हमें भाज्य है या अभाज्य ये ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर भी दे रहा है, यहाँ पर भी दे रहा है, तो मैंने 13 कॉमन ले लिया है। अंदर की साइड बचेगा 7 गुणित 11 प्लस यहाँ से 13 गया, यहाँ क्या बचा? 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ प्लस में 1 बचा, तो प्लस में 1 को लिख लेता हूँ मैं। 13 बचा, अंदर की साइड कितना हो गया? 77 प्लस 1 78 हो गया, ठीक है। 78 हो रहा है, और यहाँ पर 78 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 13 गुणित 78 गुणित 1 नहीं है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये कितनी संख्या से विभाजित हो रही है? 1, 2 और 3 संख्या है यहाँ पर, पहली, दूसरी और ये होगी तीसरी, यानी कि ये कौन सी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। अब यहाँ क्वेश्चन में भी ये बोल रखा है कि ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों है, ये हमें कारण बताना है। कारण ये है क्योंकि ये 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये संख्याएं भाज्य है। अब सेकेंड वाला जो पार्ट है वो देख लेते हैं। 7 गुणित, ये हो गया फर्स्ट, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 है ना, 2 गुणित 1 प्लस 5, 1 प्लस 5। यहाँ पर देख लेते हैं, कोई चीज़ कॉमन निकल रही हो तो कॉमन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हल करना शुरू करते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, मैं 5 को कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर की साइड क्या क्या संख्या बची? 7 गुणित 6 गुणित 5 को कॉमन निकाल लिया, 1 बचा, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और प्लस का 1, ठीक है। ये संख्याएं बची। 5 बाहर की साइड है क्या? 7 छंग 42, 7 छंग 42 गुणित 1, इनको साथ में कर लिया मैंने। 4 दिया 12, 12 दूना 24 गुणित 1 24 ही रहेगा, और यहाँ पर प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर 5 है, गुणा करना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं का, तो यहाँ आ जाएगा 1008 प्लस 1, यहाँ पर 1008 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 1009, और गुणित में 5 है, ठीक है। तो इसको बाहर की साइड निकालेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो 5 गुणित 1009 गुणित 1, यहाँ पर कितनी संख्या है? 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, और ये हो गई तीसरी संख्या। अगर 3 संख्या है, यानी 2 से 3 संख्या 2 से ज़्यादा होती है, इस कारण से ये भी संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 7वां वाला क्वेश्चन, इसको इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट में ही करेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। देख लेते हैं 7वां वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि ये खेल का मैदान है और यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। और यहाँ पर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, और जबकि इसी मैदान का एक और चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लग रहे हैं? 12 मिनट, रवि को 12 मिनट और सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, ठीक है। 18 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, यहीं मतलब यहीं से शुरू करेंगे, एक ही स्थान से शुरू करेंगे, एक ही स्थान पर शुरू करेंगे, स्थान से शुरू करते हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि एक चक्कर लगाएंगे, मतलब एक चक्कर लगाने में सबसे पहले कब मिलेंगे वो, यानी कि पूरा दिन भर है, पूरे दिन भर में काफ़ी सारे चक्कर लगाएंगे, लेकिन सबसे कम यानी कि पहला सबसे शुरुआत में कब मिलेंगे, कितने समय में मिलेंगे, यानी कि न्यूनतम निकालना है हमको। न्यूनतम काय में निकालते हैं हम? न्यूनतम निकालते हैं हम एलसीएम में, है ना। तो एलसीएम में निकालते हैं तो हमें
यहाँ पर एलसीएम निकालना है। काई काई का? दो संख्याएं दे रखी है 18 और 12, यानी कि प्रश्नानुसार क्या क्या संख्या है? 18 है, तो 18 में 8 आ रहा है, 2 नम 18, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि एलसीएम। यहाँ पर आ जाएगा 12 है तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ पर 18 बराबर कितना आया? 2 गुणित 3 गुणित 3, और 12 बराबर कितना आया? 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, कॉमन क्या निकल रहा है? यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 2 2 है, यानी कि ठीक है यहाँ पर 3 3 है और यहाँ पर 2 2 है। लेकिन क्या है? 2 गुणित 3 की पावर 2 और यहाँ पर 2 गुणित 2 का स्क्वायर गुणित 3 की पावर 1। यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर HCF होता, HCF अगर निकालना होता, यहाँ पर एक और नई ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर HCF होता तो यहाँ पर HCF में सबसे पहले हम न्यूनतम संख्या निकालते हैं। न्यूनतम यानी कि यहाँ का कॉमन निकालते हैं अपन, तो क्या HCF होता है यहाँ से और यहाँ पर एक संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है, तो एक कॉमन निकल जाती, यानी कि 2 की पावर 1 हो जाता, तो ये न्यूनतम हो गया। और यहाँ से क्या हो जाता? 3 की पावर 1 हो जाता, यानी कि यहाँ पर भी न्यूनतम हो गया। लेकिन यहाँ पर हम LCM निकाल रहे हैं, तो HCF कितना हो जाता है इसका? HCF हो जाता है इसका 2 गुणित 3 इजिकल टू 6 हो जाता। लेकिन हमको HCF नहीं निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पर LCM। तो LCM निकाल रहे हैं तो LCM में हम अधिकतम निकालते हैं, 2 का स्क्वायर गुणित 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, और इसका आंसर आ जाएगा 9 चौक 36। तो ये इसका हो गया 36, यानी कि सोनिया और रवि दोनों एक चक्कर लगाएंगे और 36 मिनट में मिलेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 1.2 खत्म। ठीक है, समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।